ओपन कर दीजिए। इसको मिटाऊं? नोट कर लिया? मुख्य रूप में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय विदेश नीति के विकास को अभी हम देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय विदेश नीति का विकास। आफ्टर इंडिपेंडेंस, development of India's foreign policy। Nehru had foreign ministry also। Therefore, naturally, Nehru played important role in directing the India's foreign policy। Moreover, Prime Minister influenced much in shaping of foreign policy। मैं यहां पर दो बातें कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विदेश मंत्रालय नेहरू के पास ही था। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात विदेश मंत्रालय नेहरू के पास था। अतः स्वाभाविक रूप में भारत की विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत के संदर्भ में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। चाहे उनके पास विदेश मंत्रालय हो या ना हो,
जैसे प्रधानमंत्री मोदी के संदर्भ में समझे कि उनके पास विदेश मंत्रालय नहीं है, लेकिन फिर भी विदेश नीति के निर्धारण में मोदी की महत्वपूर्ण भूमिका है। कई बार तो ऐसा लगता है कि विदेश मंत्री का जो पद सुषमा स्वराज को दिया गया, उनके लिए कोई काम ही नहीं छोड़ा गया, क्योंकि विदेश नीति का विकास तो हमेशा नरेंद्र मोदी के द्वारा ही होता रहा। इसलिए भारत के संदर्भ विशेष में प्रधानमंत्री विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि यहां पर विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू के द्वारा क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, तो उसको पॉइंट नंबर 1 में यहां पर हम नोट कर रहे हैं। सर्वप्रथम नेहरू ने भारत की स्वतंत्र व स्वायत्त विदेश नीति को अपनाने पर बल दिया। फर्स्ट, नेहरू emphasized to adopt independent foreign policy of India. यह बात मैं इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उठाना चाह रहा हूं क्योंकि 1945 के पश्चात शीत युद्ध की गुट राजनीति से नेहरू प्रभावित नहीं हुए। नेहरू ने किसी भी गुट को ज्वाइन नहीं किया। तो नेहरू 1945 के पश्चात नेहरू 1945 के पश्चात विकसित हो रहे शीत युद्ध, गुट राजनीति से प्रभावित हुए बिना भारत की आवश्यकता के अनुरूप विदेश नीति का विकास किया। नेहरू developed India's foreign policy according to requirement of India, rather influencing by Cold War or bloc politics. और इसी संदर्भ में
नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इस संदर्भ में मैं बातचीत कर रहा हूं, क्योंकि शीत युद्ध चल रहा था, गुट राजनीति चल रही थी, लेकिन नेहरू ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। इन दिस कॉन्टेक्स्ट Nehru adopted policy of non-alignment. स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक आर्थिक विकास की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की सबसे महत्वपूर्ण समस्या सामाजिक आर्थिक विकास की थी। नेहरू ने विश्व में प्रचलित पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को न अपनाते हुए उन्होंने आर्थिक विकास का मिश्रित मॉडल या प्रारूप अपनाया। मतलब हम विश्व राजनीति में अपने आप को उलझाए बिना हमने सीधे सीधे अपनी महत्वपूर्ण समस्या को एड्रेस करने पर फोकस किया। और हमारी सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या थी? तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्ल्ड में या तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम चल रहा था या सोशलिस्टिक सिस्टम चल रहा था। नेहरू ने इन दोनों में से किसी भी मॉडल को नहीं अपनाते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को उसने एक्सेप्ट किया। अर्थात पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का मिक्स्ड मॉडल। तो नेहरू एड्रेस्ड सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया। He didn't influence by the capitalistic or socialistic model of economic development. He didn't influenced by the socialistic or capitalistic model of economic development. Rather, he accepted मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल। अर्थात दोनों ही अर्थव्यवस्था, आर्थिक विकास के दोनों ही मॉडल को उन्होंने अपनाया। नेहरू ने शस्त्रों के विकास की होड़ के स्थान पर, होड़ समझते हैं ना, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, कृषि, व लोकतंत्र
के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। rather than harmonization, rather than harmonization, नेहरू focused on development of education, health, industry, agriculture and democracy। कुछ लोग, मीनू जैसे कुछ लोग नेहरू की आलोचना करते हैं कि नेहरू ने चीन की भांति भारत की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया, भारत की सैनिक शक्ति को विकसित करने पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं उन लोगों को यह बताना चाहता हूं कि भारत की जो तत्कालिक आवश्यकता थी उस समय की, वह सुरक्षा व्यवस्था के स्थान पर भारत के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि प्रदान करना था। यह स्वतंत्रता हमने क्यों प्राप्त की थी? लोगों के विकास के लिए प्राप्त की थी। हमारे पास बहुत अधिक संसाधन नहीं थे कि पता चलता कि हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था, हम अपनी सेना का विकास भी कर लिया होता और हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और कृषि का विकास भी कर लिया होता। हमारे पास जो सीमित संसाधन थे, उन संसाधनों में हमने प्राथमिकता के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग इत्यादि के विकास पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जो लोग ये कहते हैं कि नेहरू आदर्शवादी थे, मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आदर्शवाद तो खैर विदेश नीति का एक मूलभूत तत्व हमेशा से भारत का रहा है, और विदेश नीति का जो यह आदर्शवाद है, यह विश्व शांति को स्थापित करने के लिए है और ऐसा होना चाहिए। प्रत्येक देश की विदेश नीति का आदर्श विश्व शांति की स्थापना होना चाहिए। लेकिन नेहरू यथार्थवादी थे, क्योंकि उन्होंने भारत के सामाजिक आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी, क्योंकि उस समय हमारी प्राथमिकता यही थी। 1962 में जब इंडो चाइना वार हो गया, 1965 में जब इंडो पाक वार हो गया, तब इंदिरा गांधी ने इस आवश्यकता को महसूस किया कि नहीं, भारत को सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी विकसित करना पड़ेगा। नेहरू ने क्या विकल्प अपनाया कि भारत की सेना, भारत की सुरक्षा व्यवस्था के स्थान पर भारत की सुरक्षा को जिन देशों से, जिन पड़ोसी देशों से खतरा हो सकता है, उस देश के साथ मित्रतापूर्ण संबंध को हम स्थापित कर लें। अर्थात नेहरू ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों को स्थापित करने को अपनी प्राथमिकता दी। नेहरू ने भारत के
सैनिक विकास के स्थान पर पड़ोसी देशों, विशेषकर चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों के विकास पर बल दिया। संबंधों के विकास पर बल दिया। On place of development of military of India, Nehru emphasized to develop friendly relations with China, जिसके उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि भारत ने चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार करने को मान्यता प्रदान कर दी है। भारत ने चीन द्वारा तिब्बत पर अधिकार को मान्यता प्रदान कर दी है। जिसके लिए नेहरू की आलोचना की जाती है, लेकिन आपको नेहरू की आलोचना नहीं करनी, क्योंकि भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत के पास विकल्प था, या तो वह अपनी सेना का विकास करता, लोगों के विकास की कीमत पर रूस की तरह भारत भी अपनी सेना का विकास कर सकता था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि हमारे सामने विकल्प है कि हम अपने पड़ोसी देशों, विशेषकर चीन के साथ, क्योंकि बाकी के जो पड़ोसी देश हैं वो भारत से आकार की दृष्टि से, शक्ति की दृष्टि से अत्यंत ही छोटे हैं, तो चीन को छोड़कर और कोई देश ऐसा नहीं है जिससे भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई खतरा उत्पन्न हो। और चीन के साथ अगर हम मधुर संबंध को स्थापित कर लेते हैं, फ्रेंडली रिलेशंस को एस्टैब्लिश्ड कर लेते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध को बना लेते हैं, तो भारत जो है उस आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल सामाजिक आर्थिक विकास में कर सकता है, राष्ट्र निर्माण में कर सकता है। इसलिए नेहरू ने एक तरफ सामाजिक आर्थिक विकास की नीति को अपनाते हुए चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंधों की स्थापना पर बल दिया। दूसरी बात देखेंगे, चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यता की दावे का समर्थन भारत ने किया। चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में यूएनओ में अस्थायी सदस्यता के दावे का समर्थन भारत ने किया। India supported Chinese claim on permanent membership of Security Council of UNO. And third and most important point, in 1954, India, China signed on Panchasheel. हमने एक एश्योरेंस भी ले लिया। 1954 में भारत व चीन के बीच
पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। पंचशील का 5 प्रिंसिपल्स, 5 सिद्धांत। In 1954, India, China signed on पंचशील। पंचशील के 5 सिद्धांत क्या है? नोट कीजिएगा। पहला, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। आप जरा कंसीडर कीजिएगा नोट करने के बजाय। प्रत्येक देश दूसरे देश के प्रादेशिक अखंडता व संप्रभुता को सम्मान देगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। युद्ध होगा क्या? अगर आप दूसरे देश के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हैं तो वार होगा क्या? हम आपको मान्यता देते हैं, आपका जो क्षेत्र है उसको हम मान्यता देते हैं, आपकी जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है और जो सॉवरेनिटी है उसको हम मान्यता देते हैं। अर्थात हम तिब्बत में हो रहे विरोध या फिर फार्मोसा द्वीप, जिसको आज क्या कहते हैं आप, ताइवान, या आज के डेट में हांगकांग या सिंजियांग या मकाओ द्वीप, मकाओ आइलैंड में जो इंसर्जेंसी है, अलगाववाद है, जो आंदोलन है, उसको भारत समर्थन नहीं देगा। इसी तरह से उत्तर पूर्वी भारत में, कश्मीर में, पंजाब में जो अलगाववादी आंदोलन चल रहा है उसको आप समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को आपको रिस्पेक्ट करना है। यह हमारा अपना इंटरनल इशूज है। आप एक पड़ोसी देश हैं, आपका काम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करना है। हमारे देश में या चीन में जहां कहीं भी अलगाववादी आंदोलन हो रहा है, हम उसको अपना समर्थन नहीं देंगे। बताइए, युद्ध होगा? नहीं होगा। सेकंड बात देखिए, सेकंड बात हम कह रहे हैं नॉन एग्रेशन। अनाक्रमण, आक्रमण के स्थान पर अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन। क्लियर है मेरी बात? इधर ले आते हैं तीसरे पॉइंट को। अब नॉन एग्रेशन के बाद नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति। नॉन एग्रेशन, नॉन अटैक और नॉन इंटरफेरेंस। हम एक दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो उसका अपना इंटरनल इशू है। हम हस्तक्षेप की नीति का पालन करेंगे। और फिर चौथा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।
आप लोग हैं तो मेरा अस्तित्व है, और मैं हूं तो आपका अस्तित्व है, इसलिए आप शिकायत मत किया कीजिए। आप, मैं हूं तो आप हैं तो मैं हूं। प्रॉब्लम होता है तो आके बात करो। प्रशासनिक अप्रोच क्या है? मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, उधर क्या गुटुड़गू करने से अच्छा क्या है? इधर आकर के गुटुड़गू मेरे साथ करो, बताओ कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, सर यहां पर दिक्कत हो रही है। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, मैं क्लास ले रहा था, और फ्लो में आया तो मैं हिंदी ही बोलता चला गया, मैं इंग्लिश बोला ही नहीं। तो एक बच्चा ने जो है वो क्लास में मुझे बोला कि सर इसको सबको इंग्लिश में भी कर दीजिए। ये अच्छी बात थी या खराब बात थी? बजाय कि मान लीजिए कि वो यहां पर तो चुपचाप बैठता और बाहर चाय की दुकान पर जाकर के हो हल्ला करता, करे सर ने तो आज बिल्कुल बेकार ही कर दिया, पूरा का पूरा हिंदी ही कर दिया, बड़े बेकार हैं आलोक सर। उसके बजाय जो है मुझे याद दिला दिया कि सर इंग्लिश भी। या मान लीजिए कि कभी मैं इंग्लिश में फ्लो में आया, हालांकि ऐसा होता नहीं है मेरे साथ, लेकिन किसी किसी दिन होता है कि मुझे आपका चेहरा देख करके लगता है कि आप सब कुछ लर्न कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, आई शुड कंटिन्यू माई सेल्फ। तो कभी कभी जो है मैं आपका जो है मूल्यांकन जो है ओवर इवैल्यूएशन कर लेता हूं। अब शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तो हमने लिखा और मुझे लग रहा है कि नहीं, ये तो सबको समझ में आ रहा है। पीसफुल को एग्जिस्टेंस बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही समझाने की जरूरत है। अगर आप हैं तो मैं हूं तो आप हैं। एग्रीमेंट हमारे और आपके बीच में है ना। तो आप अपनी समस्या मुझे बताइए, मैं आपको अपनी समस्या बताता हूं, दोनों मिलकर के समस्या का समाधान कर लेते हैं। क्योंकि अगर मेरा अस्तित्व है तो आपका अस्तित्व भी है, हम आपके अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, हम आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और इस चारों पॉइंट के माध्यम से पांचवा पॉइंट कंक्लूजन के रूप में फल प्राप्त करने की बारी आई। अपना अपना हाथ निकालो, प्रसाद ग्रहण करो। म्यूचुअल बेनिफिट, ये चार सिद्धांत को हम अगर पालन करेंगे तो इससे क्या होगा? पारस्परिक लाभ होगा, कोई घाटा नहीं है, हानि नहीं है। ये पांचवा पॉइंट है, पारस्परिक लाभ व समानता, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। अगर आप पंचशील के इन चारों सिद्धांत का पालन करते हैं तो आपको पारस्परिक लाभ होगा, मतलब चीन और भारत दोनों फायदे में रहेगा, अर्थात पड़ोसी देश और भारत दोनों फायदे में रहेंगे। अगर हम शांति की नीति को अपनाते हैं, अनाक्रमण की नीति को अपनाते हैं, और हस्तक्षेप की नीति को अपनाते हैं, सह अस्तित्व की नीति को अपनाते हैं, तो इसका पारस्परिक लाभ दोनों देशों को होगा और दोनों देशों का विकास होगा। अर्थात नेहरू ने सैनिक शक्ति के स्थान पर जिस देश से भारत की संप्रभुता को खतरा हो सकता था, भारत की रक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता था, उस देश के साथ उन्होंने पंचशील पर हस्ताक्षर किए। माय डियर एस्पिरेंट,